इस बार रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा केवल इसलिए नहीं क्योंकि इसमें बहुत अधिक वैकेंसी या रिक्तियां हैं, बल्कि ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये इस दशक का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन अवसर होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से मैं ग्रुप डी से जुड़े सभी आंकड़ों और पैरामीटर्स की डिटेल्ड स्टडी कर रहा था। इतने दिनों की केस स्टडी के बाद जो जानकारी मुझे मिली है, मैं आपको इस 10 मिनट में बताने जा रहा हूँ। सारे पैरामीटर्स के तथ्यात्मक और तुलनात्मक विश्लेषण के बाद आप स्वयं सारे दृष्टिकोण समझ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज में भी बतलाया है, इस बार की वैकेंसी में टोटल 1,03,769 पोस्ट के अगेंस्ट 1,15,67,248 आवेदन आए हैं। तो इसका रेशियो निकालते हैं तो हमें जो कंपटीशन इस बार मिलता है वो 112 का है। एक सीट पे 112 बच्चे फाइट कर रहे हैं इस बार के एग्जाम में। वहीं 2018 की बात करें हम तो उस टाइम 62,907 सीट के लिए लगभग 1,89,00,000 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था, और वहां उस टाइम जो कंपटीशन था पर सीट 301 कैंडिडेट का था। तो अब हम इन दोनों आंकड़ों को कंबाइंड रूप से देखते हैं तो हम क्या पा रहे हैं कि हमारा जो कंपटीशन है 2018 के कंपैरिजन में 2.7 टाइम्स कम हो गया है 2019 में। ये जो कंपटीशन 2.7 टाइम्स कम हुआ है, इसका हमारे फाइनल सिलेक्शन में जो हमें मार्क्स लाने हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसे समझने के लिए जो ग्रुप डी में 62,907 वैकेंसी थी, यदि हम उसे 2.7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एज्यूम करते हैं कि उस समय की वैकेंसी लगभग 2.25 लाख, 2.7 टाइम्स से मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग 2.25 लाख रही होगी। तो यदि अब आपकी वैकेंसी 2018 में 62,000 न होकर के 2.25 लाख होती तो उस टाइम आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है, इसे समझने के लिए आप किसी भी एग्जाम के फाइनल रिजल्ट की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। आप रेलवे के ही किसी एग्जाम का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हमारा अभी जेई का ले लेते हैं, जिसमें डीवी और मेडिकल के लिए 1.5 टाइम्स सिलेक्शन किए गए थे और फाइनल मेरिट बनी थी जितनी वैकेंसी है उसके 1 टाइम से। तो आप इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस देखिएगा तो आप देखिएगा ये कि जितनी वैकेंसी थी उसके कट ऑफ में और उसके 1.5 टाइम्स जो डीबी और मेडिकल के लिए कैंडिडेट बुलाए गए थे उसके कट ऑफ में लगभग आपको 2 से 2.5% का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यही वेरिएशन हल्का होगा, कहीं 2%, कहीं 2.5%, कहीं 3%। तो यही 2-2.5% का डिफरेंस आपको मिलता है कितने में, यदि वैकेंसी को हम 1.5 टाइम्स कर देते हैं। तो यदि हम वैकेंसी को 1.5 गुना करते हैं तो हमारा कट ऑफ 2 से 2.5% नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे 2.7 टाइम्स यदि वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है तो मिनिमम 4 से 5 मार्क्स रिड्यूस होंगे कट ऑफ में। तो पिछली बार की जो कट ऑफ थी उसमें से आपको 4 से 5 मार्क्स कम हो जाते यदि उस बार वैकेंसी 2.25 लाख होती तो केवल इस फैक्टर के हिसाब से बाकी सारे फैक्टर्स को हम यह एज्यूम करके चलें कि कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो केवल इस फैक्टर के हिसाब से प्रीवियस ईयर के कट ऑफ में 4 से 5 नंबर का डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि आखिर पिछली बार की कट ऑफ थी कितनी। स्क्रीन पे मैंने ये चार्ट बनाया है, आंकड़ा देख सकते हैं। ये हर कम्युनिटी की हाईएस्ट और लोवेस्ट कट ऑफ है, मतलब कि किसी आरआरबी में जो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ चली गई होगी तो वो, और किसी आरआरबी में जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गई होगी पार्टिकुलर कम्युनिटी में वो। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है यूआर में 80 और लोवेस्ट है 62। इसी प्रकार से ओबीसी में 72, 56, एससी में 71, 34 एंड 60 है 48 एसटी में। अब यहाँ पे हम लोवेस्ट की बात नहीं करते हैं, हाईएस्ट में देखें तो यूआर की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ हमें 80 देखने को मिली है। मतलब कि किसी भी आरआरबी में किसी भी कम्युनिटी में 80 से ऊपर कट ऑफ नहीं गई है। और ये जो मैक्सिमम 80 आपको दिख रहा है ये वो मार्क्स नहीं है जो बच्चों ने 100 में से लाए हैं। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है जो नॉर्मलाइजेशन के बाद बच्चों को मिले हैं। एक्चुअल में बच्चों ने 100 में कितने मार्क्स लाए होंगे ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि आप में से 50% बच्चे तो ऐसे होंगे जो पिछली बार एग्जाम ऑलरेडी दे चुके होंगे। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि पिछली बार कितने मार्क्स बढ़े थे बच्चों के, यहाँ तक कि 20, 25, 30 या इससे भी ज़्यादा मार्क्स कई बच्चों के पिछली बार की नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे। तो ये जो 80 है एक्चुअल में बच्चों ने 60, 62, 65 मैक्सिमम यही मार्क्स होगा जो उन्होंने मेन एग्जाम में लाए हैं और उनके एक्चुअल स्कोर 80 या 80 से प्लस चले गए होंगे।
कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो 50-55 ला करके भी 80 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर तक गए होंगे। तो ये वो आखिरी एग्जाम थी जिसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़े थे। इसके बाद अब जितनी भी एग्जाम रेलवे द्वारा कंडक्ट की जा रही है उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, और उस फैक्टर्स की भी हम बात आगे करेंगे। लेकिन यहाँ हम बस ये कह लेते हैं कि ये जो 80 हैं, हम एवरेज मार्क्स 18 ले रहे हैं, 18 मान करके हम चलते हैं कि बच्चों के एवरेज बढ़े होंगे। तो हमारा जो एक्चुअल कट ऑफ मार्क्स है वो 62 के अप्रॉक्स बन रहा है। मतलब कि मान के चलते हैं बच्चों ने अगर 62 मार्क्स पिछली बार लाए हैं तो वो फाइनली सिलेक्ट हो गए हैं किसी भी कम्युनिटी में। तो ये एक्चुअल कट ऑफ मार्क्स कितना बन रहा है आपका 62। अब हम अपने तीसरे पैरामीटर टाइम फैक्टर की बात कर लेते हैं। टाइम फैक्टर या वैकेंसी गैप 2018 और 2019 में जो एग्जाम हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं हुआ है। एक्चुअली एक साल के अंदर नई वैकेंसी आ गई थी। तो ये जो एक्चुअली होता है कि टाइम के साथ हम कहते हैं कि कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है इस एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो कि आरआरबी एनटीपीसी वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि वहाँ पे 4 साल का गैप हो गया था। तो काफ़ी चीज़ें बदल गई थी, कैंडिडेट बदल गए थे, टाइम की वजह से कंपटीशन बदल गया था। मगर यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको कंपटीशन का नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग साल भर के अंदर 50% से ज़्यादा कैंडिडेट तो वही हैं जो पिछली बार फॉर्म भरे थे। और दूसरी बात कि समय भी बहुत ज़्यादा गैप नहीं हुआ है। तो ये इन चीज़ों की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी हम एक साल के पीरियड में 1% का कंपटीशन का इंक्रीमेंट मान करके चल लेते हैं। तो यहाँ से हम मान के चलते हैं कि आपके कट ऑफ में 1 नंबर का इंक्रीमेंट शायद टाइम फैक्टर की वजह से, वैकेंसी में जो गैप है उसकी वजह से देखने को मिले। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, जो केवल इसी एग्जाम में एग्जिस्ट करती है और जिसकी वजह से ये एग्जाम इस दशक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अप्रैल 2021 में जब यह एग्जाम कंडक्ट होगी, इससे पहले खुद रेलवे की एएलपी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई जैसे बड़े एग्जाम की ज्वाइनिंग तक हो चुकी है। अब जो लोग एएलपी टेक्नीशियन जेई जैसे पोस्ट पे ज्वाइन हो चुके हैं, ऑब्वियस है वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एएलपी टेक्नीशियन और जेई तो क्या, जो खुद ग्रुप डी में सेलेक्ट हो चुके हैं वो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और इन सभी कैंडिडेट्स की संख्या को यदि हम जोड़ लें तो ये लगभग 1,41,000 के अप्रॉक्स है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। अब आप यहाँ एक कह सकते हैं कि सर टोटल 1,15,00,000 आवेदन, उसमें से चलिए 1.5 लाख मान लिया कि एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं या नहीं भी हैं, तो इससे कितना फ़र्क पड़ जाता है? इससे बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे दोस्त। ये वो बच्चे हैं जो केवल संख्या में 1.5 लाख के अप्रॉक्स नहीं है। और हाँ, ये 1.5 लाख ही नहीं है, अप्रैल 2021 तक लगभग हर जोन से अब रिप्लेसमेंट पैनल आनी शुरू हो गई। तो हम मान के चलते हैं कि लगभग 25% रिप्लेसमेंट पैनल के जरिए वेटिंग वाले कैंडिडेट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप 20% और ऐड कर लीजिए, तो लगभग 1.25 लाख बच्चे हैं। और ये 1.25 लाख वह बच्चे हैं जो न केवल गिनती में 1.25 लाख हैं, यदि आपके एग्जाम में पार्टिसिपेट कर जाते तो आई एम डेफिनेट कि ये आपके 80% सीट लेकर के चले जाते, क्योंकि ये क्वालिटी प्रोडक्ट बच्चे हैं और इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और इनकी तैयारी भी रिसेंट बहुत अच्छी है। अगर ये आपके एग्जाम में पार्टिसिपेट करते तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी 80% सीट्स ये ले जाते। अब यदि ये 80% सीट्स आपकी ले जाते तो आपके पास बचता क्या, केवल 20 to 25% सीट्स आपके लिए रह जाती। तो आप ज़रा सोचिए कि इनके ना होने से आपकी सीट्स 4-5 गुना एक्चुअल में एग्जिस्ट करे, जो आपको दिखलाई नहीं दे रही थी। तो ये चीज़ें हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो फैक्टर ये सबसे अहम रोल अदा करने वाला, और इसकी वजह से मिनिमम आपको 6 से 8 नंबर का डिक्रीमेंट कट ऑफ में देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर में हम बात करते हैं न्यू रिजर्वेशन स्कीम की। देखिए, न्यू रिजर्वेशन की जो पॉलिसी आई उसके हिसाब से 10% सीट ईडब्ल्यूएस को दी जानी है। तो इससे SC ST कैटेगरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूआर को डायरेक्टली और ओबीसी को इनडायरेक्टली इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ओबीसी के बच्चे यूआर में सेलेक्ट होते थे तो ऑब्वियस जब वो उसमें नहीं होंगे तो फिर ओबीसी के सीट में जाएंगे, तो उनको फ़र्क पड़ रहा है। और यूआर को तो पड़ ही रहा है क्योंकि वो 50 से 40 हो गए हैं, तो ये 10% उनमें नहीं, उनकी सीधी 20% सीट डिडक्ट हुई है। तो ऑब्वियसली समझिए कि यूआर के कैंडिडेट के लिए उनकी वैकेंसी जो हमने पैरामीटर सभी अभी तक कंसिडर किए थे उसमें से 20% हमें उनकी वैकेंसी को कम करना होगा। और इस 20% की वजह से 1.5 से 2 मार्क्स यूआर कैटेगरी के अप होंगे और ओबीसी का हम मान के चलते हैं कि 1 मार्क्स, तो 2 नंबर यूआर कैटेगरी में और 1 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी में अप होंगे। एससी और एसटी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें
जीरो चेंज इस फैक्टर की वजह से होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको इसमें कंसीडर ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, EWS नाम का एक अलग कम्युनिटी आएगा जिसमें बहुत अधिक उसकी लो कट ऑफ होने वाली है ये, क्योंकि ये जब ये स्कीम आई थी तो उसके बाद रिसेंट नोटिफिकेशन में से एक है, चाहे RRB NTPC हो चाहे RRB ग्रुप डी हो, इन दोनों में EWS की कट ऑफ बहुत ही लो होगी। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। यदि आप नॉर्मलाइजेशन को समझते हैं तो ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है उसमें 5-6 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा एवरेज, इससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम किसी शिफ्ट में जिसमें बहुत ज़्यादा टफ पेपर आए हों तो उसमें आपको 10 से 12 नंबर का इंक्रीमेंट हो सकता है, वो भी आपको 1-2 शिफ्ट ही ऐसे मिलेंगे। ओवरऑल आपको 4-5-6 नंबर आपको एवरेज इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ तक कि आपको किसी किसी शिफ्ट में मार्क्स माइनस में भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि 1-2 नंबर बच्चों के घटें, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। ये न्यू नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है उसके आधार पे ऐसा होने वाला है। आई थिंक आप नॉर्मलाइजेशन को समझते होंगे तो आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि आप नॉर्मलाइजेशन को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप चिंता ना करें, मैं नॉर्मलाइजेशन पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के वजह से इस बार मैक्सिमम हम मान के चलते हैं 4 से 5 मार्क्स लोगों के बढ़ेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिन पर हमने ध्यान दिया, बहुत बारीकी से हमने ध्यान दिया है, और उसके बाद ही मैंने आपको पूरे आंकड़े उसके मार्क्स में इवेल्युएशन करके आपको कन्वर्ट करके एक आंकड़ा दिया है ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि ये लगभग किस ओर हमारा कट ऑफ जा सकता है, कितना स्कोर सेफ हो सकता है। तो आप चलिए हमने जो आंकड़े दिए उसी में आप सारे पैरामीटर्स को कंपनसेट कर लीजिए, उसके बाद आपको एक अप्रोक्सीमेट आंकड़ा मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं वो भी। तो आप यहाँ इन सभी आंकड़ों को कंपनसेट करके देख सकते हैं कि टोटल अप्रॉक्स 60 मार्क्स आ रहे हैं। वो भी 60 कब आ रहे हैं, जब हमने मैक्सिमम को कंसीडर करके लिया था, मतलब कि 80 जो मैक्सिमम कट ऑफ थी उसके हिसाब से हम लेकर के चले। ये नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स बनेंगे उसे भी इंक्लूड कर दिया है। तो 60 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बन रहे हैं आपके। यदि आप 60 मार्क्स लेकर के आते हैं तो आप किसी भी जोन में, किसी भी कम्युनिटी में ग्रुप डी के लिए इस बार बिल्कुल सेफ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, फिजिकल या जो भी होती है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यदि आपको लगता है कि हमारी कोशिश किसी भी तरीके से आपके लिए मददगार हो सकती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आगे आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट देने की।